हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। आपका स्वागत है न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जो एसएससी फाउंडेशन 2025 के लिए जो हमारा बैच चला रखा है हमने, उसका 45 डे चैलेंज में आज रहेगा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 यानी डे 3 ऑफ हमारा 45 जीएस 45 डे चैलेंज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास हो रही है आपकी न्यू लक्ष्य एकेडमी चैनल पे, तो जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी डे थर्ड ऑफ क्वेश्चन सीरीज। तो पहला क्वेश्चन बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो आप लोग, पहले आप लोग खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, फिर मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स है और ये बात कर रहा है इनमें से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का पार्ट नहीं है। इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, तो आपको पहले पता होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर होता कौन सा है। तो हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर देखने को मिलते हैं हमें, 3 सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर में देखने को मिलते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम लोग जानते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से। एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर को ही जानते हैं हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये सब अगर हम डायरेक्टली यानी हम लोग एग्रीकल्चर मान लो, एग्रीकल्चर भी हम लोग डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, तो वो आता हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर। अब उन नेचुरल रिसोर्सेज को हम कहीं फैक्ट्रीज में बेच के, कहीं इंडस्ट्री में बेच के उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं, तो वो है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, या फिर इसको हम लोग इंडस्ट्री सेक्टर भी बोल देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। इंडस्ट्री सेक्टर या फिर इसी का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो ये है हमारा सेकेंडरी सेक्टर को जानते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से। तो इनमें से कौन सा पार्ट नहीं बनेगा, तो मैंने आपको बताया कि जो ये एग्रीकल्चर है ये आपका पार्ट बनता है प्राइमरी सेक्टर का, तो यही आंसर बनेगा हमारा सेकंड। एग्रीकल्चर जो होता है वो पार्ट हमारे प्राइमरी सेक्टर का। ये जो बाकी तीनों है यही हमारा पार्ट बनाते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी पावर, डैम्स, हाईवेज, ये सब है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी सेकेंडरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में देखने को मिलता है हमें एग्रीकल्चर सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर, इसको हम लोग जानते हैं सर्विस सेक्टर के नाम से। इसको हम लोग सर्विस सेक्टर ही बोलते हैं। जितनी भी सेवाएं होती है जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, यानी कि टीचिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, ये सब आता है हमारे टर्शियरी सेक्टर के अंदर। जितनी भी टीचिंग से लगा लो आप लोग, फाइनेंस, बैंकिंग, ये सर्विसेज, जो भी सर्विस अपनी सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं वो आते हैं हमारे थर्ड टर्शियरी सेक्टर के अंदर। इसको जानते हैं हम लोग सर्विस सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर से एक और बात याद रखना, यहाँ पर जो कॉलर वर्कर जॉब होंगे, यहाँ पर प्राइमरी में देखने को मिलते हैं रेड कॉलर जॉब्स। रेड कॉलर जॉब्स, रेड कॉलर जॉब हमें देखने को मिलते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर। सेकेंडरी में देखने को मिलता है हमें ब्लू कॉलर जॉब्स, ब्लू कॉलर। और टर्शरी में देखने को मिलता है व्हाइट कॉलर, व्हाइट कॉलर जॉब्स। प्राइमरी में रेड कॉलर जॉब्स, सेकेंडरी में देखने को मिलता है ब्लू कॉलर जॉब्स, और टर्शरी में देखने को मिलता है हमें व्हाइट कॉलर जॉब्स। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो कौन से सेक्टर में, तो आप लोग आंसर कर सकते हो सबसे ज्यादा जो इंडिया में लोग एम्प्लॉयड है वो है हमारे प्राइमरी सेक्टर के अंदर, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है इंडिया में। एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है हमें प्राइमरी सेक्टर के अंदर। और आपसे पूछा जाए जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारी जीडीपी में कौन से सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान है, यानी सबसे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हमें जीडीपी में देखने को मिलता है हमारे थर्ड सेक्टर का, जिसका नाम है टर्शियरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर का हमें सबसे ज्यादा योगदान देखने को मिलता है जीडीपी के अंदर। जीडीपी होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो है एक साल के अंदर हमारी इंडिया की टेरिटरी के अंदर अंदर जो भी फाइनल गुड्स की वैल्यू तैयार हुई, उसको जानते हैं हम लोग जीडीपी के नाम से। तो ये 3 सेक्टर आपको याद रखने हैं हमारे इकोनॉमिक्स में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं द गैरो खासी एंड जैंतिया हिल्स आर सब डिवीजन ऑफ, यानी गैरो खासी और जैंतिया नाम की जो हिल्स है ये इनमें से किस में लोकेट करती हैं।
तो आपने नाम सुना होगा गैरो, खासी और जयंतिया, ये हिल्स भी है और यहाँ की ट्राइब्स भी है। ट्राइब्स यानी यहाँ की जनजातियां भी हैं, गैरो, खासी और जयंतिया। ये हमें देखने को मिलती है मेघालयन प्लेटू, मेघालय स्टेट के अंदर। मेघालय में हमें 3 हिल्स बहुत ही मशहूर देखने को मिलती है, गैरो, खासी और जयंतिया हिल। मेघालयन प्लेटू का ये पार्ट बनाती है। मेघालय को हम लोग बोलते हैं अबोर्ड ऑफ क्लाउड के नाम से, अबोर्ड ऑफ क्लाउड, बादलों का प्रदेश मान लो, या अबोर्ड ऑफ क्लाउड उसके बोलते हैं। यानी और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम रेनफॉल है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेनफॉल, सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो इंडिया के अंदर चेरापूंजी, जिसको हम लोग पहले बोलते हैं, पर उसका नाम है मानसिन राम, मानसिन राम। ये भी लोकेट करता है हमारे मेघालय में, मेघालय स्टेट के अंदर। मेघालय में भी ये मानसिन राम जो है, जहां पर हमें देखने को मिलती है मैक्सिमम नंबर ऑफ रेनफॉल, तो ये है लोकेट करता है खासी हिल्स के अंदर। खासी हिल्स में हमें देखने को मिलता है मानसिन राम, जहां पर हमें सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कि मानसिन राम कौन सी हिल्स के अंदर लोकेट करता है, तो ये खासी हिल्स के अंदर देखने को मिलता है हमें मानसिन राम, सबसे ज्यादा जहां पर रेनफॉल हमें देखने को मिलती है। ओके, इतनी बातें आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं, इन विच ईयर वाज द मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्टेड, यानी कौन से ईयर में मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, कौन से ईयर में मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो ये 50 ओवर यानी ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, और ये स्टार्ट होता है इन द ईयर 1975। 1975 में पहली बार स्टार्ट होते हैं हमारे मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप जो खेले गए, फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया मेंस का इन द ईयर 1975, वोन बाय, जो जीता था वेस्ट इंडीज ने। सेकंड जो वर्ल्ड कप हुए अगले 4 साल बाद यानी 1979 में, वो भी वोन बाय वेस्ट इंडीज। और इससे अगले जो होते हैं 1983, आपको पता होगा इंडिया, वोन बाय इंडिया। कैप्टन थे उस टाइम पर कपिल देव, कपिल देव को जानते हैं हम लोग हरियाणा हरिकेन के नाम से। कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी एक, उसका नाम याद कर लो आप लोग, इसका नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट नाम की ऑटोबायोग्राफी लिखी है, यानी बुक है ये, आत्मजीवनी ऑफ कपिल देव। इंडिया अभी तक 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, यानी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, एक बार 1983 एंड 2011। इस टाइम पर कैप्टन थे एमएस धोनी। कुछ बातें और आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट वुमेन्स वर्ल्ड कप कब खेला गया, फर्स्ट वुमेन्स वर्ल्ड कप तो ये खेला जाता है इन द ईयर 1973 के अंदर, यानी 2 साल पहले। जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो पहले स्टार्ट हो गया था 1973, और मेंस वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है 1975 में। फर्स्ट ओडीआई, फर्स्ट ओडीआई के बारे में आपको बताना चाहिए, फर्स्ट ओडीआई खेला गया इन द ईयर 1971, 1971। ओके, जो रिसेंटली अभी लास्ट वर्ल्ड कप हुआ 2023, इंडिया फाइनल तक पहुंचती है और वॉन बाय ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल बात करता है, इन विच ईयर वाज द फुटबॉल वर्ल्ड कप, यानी फुटबॉल का भी क्वेश्चन आ गया कि फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था। तो ये स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1930, 1930 में पहली बार खेला गया फुटबॉल वर्ल्ड कप। कहां पर हुआ था, उरुग्वे, उरुग्वे, और जीता भी गया उरुग्वे के द्वारा, वॉन ऑल्सो बाय उरुग्वे। 1930 उरुग्वे में हुआ और जीता भी उरुग्वे ने। फुटबॉल वर्ल्ड कप से आपको पता होना चाहिए फीफा के बारे में, फीफा के हेडक्वार्टर आपको बताना चाहिए। फीफा के हेडक्वार्टर देखने को मिलता है हमें ज्यूरिख, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है फीफा के हेडक्वार्टर। फीफा के जो हेड है उनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो। फुटबॉल में कुछ टर्म्स आपको बताने चाहिए, जैसे कि ड्रिबल, ऑफसाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं,
इन विच ऑफ फॉलोइंग इनेक्टेड इन 1860, यानी 1860 में इनमें से कौन सा एक्ट था जो कि जारी हुआ था, कौन सा अधिनियम 1860 में लाया गया था? तो ये आया था इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड इन 1860, 1860 में लाया गया था इंडियन पिनल कोड, जिसको हम आईपीसी के नाम से जानते हैं। अभी रिसेंटली इनको चेंज भी कर दिया गया है, आईपीसी। इस टाइम पर जो वॉइसरॉय था वो था लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन, इसको जानते हैं हम लोग फर्स्ट वॉइसरॉय के नाम से, फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। पहला वॉइसरॉय जो इंडिया का था लॉर्ड कैनिन 1860 के टाइम पर। इंडियन एविडेंस एक्ट आता है इन द ईयर 1872। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल आपको पता होना चाहिए। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल आता है इन द ईयर 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आते हैं परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, यानी इसको हम जानते हैं जमींदारी प्रथा के नाम से। इसी को हम लोग बोलते हैं जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम लगाया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल वाले एरिया में, यानी इंडिया में यहाँ बंगाल वाले एरिया पे जमींदारी सिस्टम लगाया गया। इस सिस्टम में यानी परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल में बात करेगी कि फार्मर्स के ऊपर कुछ जमींदार को अपॉइंट कर दिया जाएगा। जमींदार, ये जो जमींदार होंगे ये फार्मर्स से टैक्स लेंगे, और फार्मर से टैक्स लेके ये लोग भरेंगे किसको? अंग्रेजों को, यानी ब्रिटिशर्स को। इसको बोलते हैं हम लोग परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, या फिर बंगाल का स्थायी बंदोबस्त इन द ईयर 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। और रिकमेंडेशन आपसे पूछा है किसने रिकमेंड करा था, तो रिकमेंडेशन देखने को मिलती है जॉन शोर। ये नाम भी याद रखना आप लोग, जॉन शोर ने रिकमेंड किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल लगाने के लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जानते हैं हम लोग फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। दो सर्विसेज होती है सिविल सर्विस के फादर बोले जाते हैं हमारे, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, और एक होती है ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस के फादर बोले जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सिविल सर्विसेज के फादर देखने को मिलते हैं हमें लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, नेक्स्ट ये याद कर लो आप लोग, हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट आया था 1856, 1856 में। 1856 में देखने को मिलता है हमें हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट। इसमें बात करेगी कि जो पहले जो विडो वुमेन्स थी उनको शादी करने की अनुमति नहीं थी, पर ये एक्ट लाया गया, यानी विडो रिमैरिज एक्ट। इसका जो क्रेडिट दिया जाता है वो दिया जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका नाम आप लोग याद रखें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की हेल्प से ये विडो रिमैरिज एक्ट आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मेंस कैटेगरी बिलोंग्स टू गुरु केलुचरण मोहापात्रा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम हमें देखने को मिलता है, केलुचरण मोहापात्रा। ये इनमें से किस डांस फॉर्म से रिलेट करते हैं? तो ये रिलेट करते हैं हमारे ओडिसी डांस फॉर्म से। ओडिसी डांस फॉर्म एंड म्यूजिक से हमें देखने को मिलते हैं गुरु केलुचरण मोहापात्रा का नाम। ओडिसी डांस फॉर्म से आपको याद आना चाहिए कि जो ओडिसी डांस है वो हमारे क्लासिकल डांस है। इससे पहले क्लास में आपको बता चुका हूँ, क्लासिकल डांस इंडिया में होते थे करीब 8, यानी 8 क्लासिकल डांस हमें देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर। हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि एक तो ओडिसी, ओडिसी डांस फॉर्म फर्स्ट, सेकंड आप लोग भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, थर्ड कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, सतरिया, कुचिपुड़ी, एक और रह गया कौन सा बताओ, मणिपुरी। ये 8 क्लासिकल डांस हमें देखने को मिलते हैं। तो ओडिसी डांस फॉर्म से एक नाम आपको याद रखना है, गुरु केलुचरण मोहापात्रा का नाम। जिस भी सरनेम में आपको मोहापात्रा देखने को मिले तो आप लोग आंसर कर सकते हो
ओडिसी डांस फॉर्म। ओडिसी डांस फॉर्म से आपको कुछ और नाम याद रखने, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान का नाम, माधवी मुदगल का नाम, धर्मेंद्र प्रधान, माधवी मुदगल, गुरु केलुचरण मोहापात्रा, ये सभी नाम आपको याद करने हैं। ओडिसी डांस, ओडिसी, ओडिसी डांस कहां से बिलोंग करता है? उड़ीसा से। ओके, ओडिसी डांस फॉर्म के फादर माने जाते हैं गुरु पंकज दास। पंकज दास का नाम, पंकज दास का नाम आप लोग याद रखना ओडिसी डांस फॉर्म से। पंकज दास फादर ऑफ ओडिसी माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं, which of the following is not considered as the reason for the failure of third 5 year plan। यानी थर्ड 5 year plan जो था हमारा, उसके फेलियर पे इनमें से कौन सा कारण नहीं था? थर्ड 5 year plan जो था हमारा वो फेल रहा, उसके बहुत सारे कारण थे, पर इनमें से कौन सा कारण थर्ड 5 year plan का नहीं था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड 5 year plan के बारे में आपको कुछ पहले बात पता होनी चाहिए। थर्ड 5 year plan का टाइम पीरियड देखने को मिलता है हमें 1961 से लेकर 66 तक, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो ये 5 year प्लान्स है, ये हमारी एक प्लानिंग कमीशन लेके आती है। प्लानिंग कमीशन का काम होता था 5 year प्लान्स लेके आना। 5 year प्लान्स हमने बोरो करे यूएसएसआर यानी रशिया से। 5 year प्लान कंसेप्ट हमने बोरो करा यूएसएसआर, रशिया से। फर्स्ट 5 year प्लान का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए 51 से लेकर 56 फर्स्ट। सेकंड 5 year प्लान था 56 से लेकर 61, और थर्ड 5 year प्लान का टाइम पीरियड है 1961 से लेकर 66 तक। ये सेकंड 5 year प्लान और ये हमारा थर्ड 5 year प्लान। तो जो इससे पहले के दो प्लान थे फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों ही सक्सेसफुल प्लान रहे थे हमारे, लेकिन जो थर्ड 5 year प्लान था वो रहा हमारा फेलियर, फेल्ड 5 year प्लान। तो इसके लिए बहुत सारे कारण बन रहे थे, उनमें से एक कारण जो नहीं था, जो आंसर बनेगा उसका, ये है चेंज ऑफ गवर्नमेंट। यानी चेंज ऑफ गवर्नमेंट की वजह से 5 year प्लान कोई फेल नहीं हुआ था। बाकी ये सभी कारण बनते हैं हमारे थर्ड 5 year प्लान को फेल होने में, जैसे कि हमें देखने को मिल रहे हैं चाइना अग्रेशन देखने को मिला हमें 1962 के टाइम पर, इंडो पाक वॉर देखने को मिली 1965, सीवियर ड्रोथ यानी सूखे पड़ गए हैं खान, जो क्रॉप्स है क्रॉप्स फेलियर देखने को मिला, खेती इतनी अच्छी नहीं हो रही थी, सीवियर ड्रोथ सूखे पड़ गए थे, इसलिए हमारे ये सारे ये तीनों ही कारण बनते हैं हमारे थर्ड 5 year प्लान के फेल होने पर चेंज इन गवर्नमेंट कोई भी रीजन नहीं था इसका। तो इसका आंसर बनेगा फर्स्ट, चेंज ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका आंसर रहेगा ये फर्स्ट। एक और कारण आप लोग याद रखो कि जो हमारे दो पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे दो प्राइम मिनिस्टर जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे उनकी डेथ हो जाती है, जवाहरलाल नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री। इन दोनों की डेथ देखने को मिली हमें थर्ड 5 year प्लान के टाइम पर ही, ये भी एक रीजन रहा हमारे थर्ड 5 year प्लान को फेल होने पर। अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं द रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा मीट्स टू फॉर्म विच रिवर। यानी अलकनंदा और भागीरथी रिवर मिलती है, कौन सी रिवर बन जाती है इन दोनों के मिलने से? तो ये रिवर बनती है बहुत ही मशहूर, यानी लाइफलाइन बोलते हैं जिसको हम लोग, लाइफलाइन ऑफ इंडिया, यानी गंगा रिवर। गंगा रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर, इनके बारे में आपको सब पता होना ही चाहिए। भागीरथी और अलकनंदा, मान लो ये है हमारी भागीरथी रिवर और ये है अलकनंदा रिवर, ये दोनों मिलती है एक जगह में जिसका नाम पड़ता है देवप्रयाग। देवप्रयाग, देवप्रयाग पड़ता हमारे उत्तराखंड में। यूके देवप्रयाग ऐसी जगह है जहां पर दो रिवर आके मिलती है जिसका नाम है भागीरथी एंड अलकनंदा। ये दोनों मिलते हैं देवप्रयाग में। यहाँ से जो नई रिवर बनती है इसी का नाम है गंगा रिवर। यहाँ से जो न्यू रिवर बन के चली इन्हीं का नाम है गंगा। लाइफलाइन ऑफ इंडिया बोलते हैं जिसको। गंगा की लेंथ हमें देखने को मिलती है 2525 किलोमीटर। ये है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, सबसे लंबी नदी देखने को मिलती है हमें इंडिया के अंदर।
इन दोनों के आप लोग को ओरिजिन पता होना चाहिए, यानी आपसे ओरिजिन पूछा जाए गंगा रिवर का जो ओरिजिन है, उद्गम स्थल है, उसको आंसर करेंगे हम लोग देवप्रयाग उत्तराखंड के अंदर। यहाँ पर दो रिवर्स मिलती है, भागीरथी एंड अलकनंदा। अलकनंदा का आपको ओरिजिन पता होना चाहिए, इसका ओरिजिन है सतोपंत ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। भागीरथी निकलती है, भागीरथी निकलती है हमारे गोमुख ग्लेशियर से, गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी, और सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। यही दोनों मिलके, ये दोनों मिलती है देवप्रयाग में, और यहीं से बनती है हमारी गंगा रिवर। गंगा रिवर की लेंथ मैंने आपको बताई 2525 किलोमीटर। बाद में गंगा रिवर चली जाती है बांग्लादेश के अंदर, ये एंटर करती है हमारे बांग्लादेश। बांग्लादेश में जाने के बाद गंगा रिवर का नाम बांग्लादेश में होता है पद्मा, और ये गंगा जो है बांग्लादेश में जानते हैं हम लोग पद्मा के नाम से, ये जाके मिल जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर से, और ब्रह्मपुत्र रिवर का बांग्लादेश में नाम होता है जमुना। तो पद्मा और जमुना दोनों मिलती है और बनाती है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा बनाया जाता है दोनों रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। कौन से एरिया में? यहाँ बांग्लादेश वाले एरिया में, कुछ हमारा वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा यानी सुंदरबन नाम ही क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर जो ट्रीज पाए जाते हैं, वहां पर हमें देखने को मिलता है सुंदरी ट्रीज, सुंदरी वृक्ष देखने को मिलते हैं, इसलिए सुंदरबन डेल्टा वहां पर नाम पड़ता है। वहां पर हमें जो प्लांट्स देखने को मिलते हैं, ट्रीज देखने को मिलते हैं, यानी हमें वहां पर देखने को मिलते हैं मैंग्रोव्स, मैंग्रोव प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं, मैंग्रोव ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं सुंदरबन डेल्टा में, जो कि पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा हमें देखने को मिलता है सुंदरबन डेल्टा। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर मिलकर बनाती हैं। ओके, यमुना के बारे में आपको बताना चाहिए, यमुना सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा रिवर की। गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी देखने को मिलती है हमें यमुना। यमुना की लेंथ करीब 1376 किलोमीटर, 1376। यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से। रावी और झेलम हमें देखने को मिलती है ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर के बारे में मैंने आपको बताया था, इंडस रिवर निकलती है तिब्बत से, बोखरचू ग्लेशियर, तिब्बत बोखरचू ग्लेशियर से इंडस की ट्रिब्यूटरी देखने को मिलती है हमें रावी और झेलम। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, पहला क्वेश्चन बात कर रहा है, आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ बामनी किंगडम हाउ मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट अरोज, यानी कितने स्टेट में बट गया था ये हमारा बामनी किंगडम। बामनी किंगडम के बारे में आपको बताना चाहिए, बामनी किंगडम ब्रेकअप होके बन गया था 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में, 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स। बामनी किंगडम ये बसाया गया था हसन खान के द्वारा, अलाउद्दीन हसन खान। अलाउद्दीन हसन खान को जानते हैं हम लोग फाउंडर ऑफ बामिनी किंगडम। बामिनी किंगडम बना था 1347, 1347 में बनाया जाता है बामिनी किंगडम बाय अलाउद्दीन हसन खान। इसको हम लोग हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बामिनी किंगडम बट गया था 5 इंडिपेंडेंट स्टेट में, पांचों के नाम आपको बताना चाहिए, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिदार और बेरार। ये 5 इंडिपेंडेंट स्टेट हमें देखने को मिलते हैं जो कि बने हैं हमारे बामिनी किंगडम से। इस क्वेश्चन से आप लोग इतना याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है द स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड अबव द ट्रोपोपोज अप टू, यानी हमें जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसकी हाइट कितनी देखने को मिलती है, संताप मंडल हमें कितनी ऊंचाई पर देखने को मिलता है। तो इसका आंसर बनेगा अप टू 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक हमें देखने को मिलता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में आपको बताना चाहिए कि संताप मंडल, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं एटमोस्फेयर के बारे में। एटमोस्फेयर की टोटल 5 लेयर्स होती है, 5 लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर। अर्थ सरफेस के ऊपर हमें देखने को मिलता है सबसे पहले, इसको मान लो आप लोग अर्थ सरफेस। सबसे पहला जो स्फीयर देखने को मिलता है उसका नाम है ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के बाद हमें देखने को मिलता है यही स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको बोलते हैं हम लोग संताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर के बाद हमें देखने को मिलता है थर्मोस्फीयर।
थर्मोस्फेयर यानी कि इसको हम लोग आइनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं, थर्मोस्फेयर या फिर आइनोस्फेयर। और लास्ट में सबसे भारी देखने को मिलता है, सबसे आउटर में देखने को मिलता है एक्सोस्फेयर। तो सेकंड नंबर पे यानी अप टू 50 किलोमीटर तक हमें देखने को मिलता है यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर से आपको याद आना चाहिए कि जो हमारी ओजोन लेयर है, यानी ओजोन लेयर जो है वो भी हमें देखने को मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। ओजोन लेयर हमें कौन सी स्फेयर के अंदर देखने को मिलेगी? तो स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर जो कि हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है हार्मफुल सन से जो रेज आती है, सन रेज से, सन रेज जो कि सन एमिट करता है हार्मफुल यूवी रेज से हमें बचाने का काम करती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमें देखने को मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। और जो आपसे पूछा जाए जेट प्लेन्स, यानी जो हमारे एयरप्लेन्स होते हैं, जेट प्लेन्स होते हैं, वो कौन से स्फेयर में उड़ते हैं? तब भी आंसर करोगे आप लोग स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में हमें कोई भी क्लाउड यानी बादल वगैरह नहीं दिखेंगे, पूरा क्लियर होता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, इसलिए वहां पर बिल्कुल क्लियर मौसम मिलता है एरोप्लेन या जेट को उड़ने के लिए। जितने भी वेदरिंग फिनोमिना है, यानी जितने भी बादल्स हैं, क्लाउड फिनोमिना देखने को मिलता है, रेनफॉल फिनोमिना देखने को मिलता है, वो सब हमें देखने को मिलेगा ट्रोपोस्फेयर के अंदर। ट्रोपोस्फेयर से आप लोग याद रखना वेदरिंग फिनोमिना या फिर रेनफॉल, वेदरिंग रेनफॉल सब हमें देखने को मिलती है हमारी फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर के अंदर। और जितने भी जेट प्लेन्स होते हैं ये सब उड़ते हैं हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, और इसी में देखने को मिलती है हमें ओजोन लेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। बाकी लेयर्स हम लोग पढ़ेंगे किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम क्या है? तो इनका नाम था सर ओसबोर्न स्मिथ। इसका आंसर बनेगा सर ओसबोर्न स्मिथ। ये है फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए, आरबीआई बना है इन द ईयर 1 अप्रैल 1935। इससे पहले कमीशन आया था, उसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन आता है इन द ईयर 1934। 1934 में हिल्टन यंग कमीशन आता है। इसके रिकमेंडेशन में बनता है आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को, और फर्स्ट गवर्नर बनते हैं सर ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर करना है मुंबई। आरबीआई के हेडक्वार्टर देखने को मिलता है हमें मुंबई। आरबीआई जिसको हम लोग बोलते हैं बैंकर्स बैंक, बैंकों का भी बैंक बोलते हैं हम इसको, बैंकर्स बैंक। इसको बोलते हैं हम लोग लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। यानी जब सब जगह से पैसे खत्म हो जाएंगे तब हम किसके पास जाएंगे? आरबीआई के पास। आरबीआई का काम आपको पता है करेंसी जारी करना, बैंकों का सुपरवाइज करना, ये सब काम है आरबीआई के। आरबीआई का आपसे पूछा जाएगा नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब हुआ? नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, तो आप लोग याद रखना 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को होता है नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। सीडी देशमुख हमें देखने को मिलते हैं फर्स्ट इंडियन गवर्नर। ये गवर्नर थे पर फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले इंडियन गवर्नर आपसे पूछा जाए तो आंसर करोगे सीडी देशमुख, और फर्स्ट गवर्नर पूछे जाए तो आप लोगों को आंसर करना है सर ओसबोर्न स्मिथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है Which of the following article protects the person from being punished more than once for the same offense? यानी ये क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा आर्टिकल है जो हमें पर्सन को प्रोटेक्ट करता है कि एक जुर्म के लिए सिर्फ एक बार सजा होनी चाहिए। यानी कोई एक जुर्म कर देता है, कोई सेम ऑफेंस करता है, उसको एक जुर्म के लिए सिर्फ एक ही बार सजा होगी, किसी एक जुर्म के लिए किसी पर्सन को 2 बार सजा नहीं हो सकती। तो ये बात करता है हमारा आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल 20 बात करता है एक जुर्म के लिए सिर्फ एक बार सजा। इसको जानते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं नो डबल जियोपार्डी। इसके लिए एक वर्ड यूज किया है आपकी पॉलिटी में, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको बोलते हैं हम लोग नो डबल जियोपार्डी। 3 वर्ड आपको याद रखने हैं आर्टिकल 20 के अंदर। फर्स्ट वर्ड है नो डबल जियोपार्डी, सेकंड वर्ड है नो सेल्फ इंक्रीमेशन,
नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का, नो डबल जेओपार्डी का मतलब तो आप लोग समझ गए, वही है कि कोई एक ऑफेंस किसी ने कर दिया तो उसको सिर्फ एक ही बार सजा होगी, ऐसा नहीं कि सेम ऑफेंस के लिए उसको 2 बार ट्वाइस सजा हो रही है, ऐसा नहीं होगा। ये है नो डबल जेओपार्डी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है कोई आपको जबरदस्ती ये कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकता कि अपना जुर्म आपको कबूल करना है, खुद के खिलाफ गवाही देने से मना करता है ये नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20। थर्ड आपको याद रखना है नो एक्स फैक्टो लो। नो एक्स फैक्टो लो, नो एक्स फैक्टो लो का मतलब है जिस टाइम पर कोई क्राइम होता है, मान लो कोई 11 बजे क्राइम हुआ, उस क्राइम के लिए इस टाइम पर जो सजा है वही उस क्रिमिनल को मिलेगी। ऐसा नहीं कि 12 बजे मान लो इस क्राइम के लिए कोई नई सजा तय कर दी और उसको जो डिसीजन आएगा सजा का, मान लो 4 बजे आ रहे हैं, तो वो क्राइम की जो सजा होगी वो 11 बजे के हिसाब से मिलेगी, क्योंकि उसने क्राइम किस टाइम पर किया था, 11 बजे किया था। तो जिस टाइम पर जो क्राइम करेगा उसी टाइम के हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। ये बात करता है नो एक्स फैक्टो लॉ। तो ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड नो एक्स फैक्टो लॉ। ये बात करता है हमारा आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आर्टिकल 21 बात करता है हमारे राइट टू लाइफ। फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 23 बात करता है नो फोर्स्ड लेबर, यानी प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर। और आर्टिकल 22 बात करता है डिटेंशन को लेके, किसी को अगर गलत तरीके से बंदी बना लिया गया है उसकी राइट्स की बात करता है आर्टिकल 22। ओके, तो चलिए जी इस क्वेश्चन में हम लोग इतना रखते हैं, आज की क्लास में रखते हैं हम लोग इतना ही। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट सीरीज में। आप लोग जुड़े रहें न्यू लक्ष्य एकेडमी के साथ। ये जो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं 45 डे चैलेंज, तो ये था आपका 3rd डे। आप लोग देखते रहिए, बार बार इसको रिवाइज करते रहिए। 3rd डे आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे 4th डे पर हमारे 45 डे चैनल सीरीज, जो कि आपको हेल्प करेगा आने वाले आपके 2025 सभी एग्जाम एसएससी के एग्जाम्स के लिए। तो आप लोग अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। थैंक यू एवरीवन।